हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल मेडिकल सक्सेस। सो आपकी फिजिक्स सीरीज़ की सेकंड वीडियो के साथ हम आ चुके हैं। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो आपका रिफ्लेक्शन का लॉ कौन सा होने वाला है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। जो हमारी लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो इंसिडेंट एंगल है वो रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। लाइट इज़ एब्जॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट, यानी एक ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू जो लाइट है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या फिर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसके मुकाबले जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो ग्रेटर हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डिटरमाइंस द पिच ऑफ ए साउंड वेव। तो एक साउंड वेव की जो पिच होती है उसे कौन डिटरमाइन करता है। एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड। सो हमारी एम्पलीट्यूड होती क्या है। एम्पलीट्यूड हमारी साउंड वेव की मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी होती है, और जो हमारी एम्पलीट्यूड है वो हमारी जो साउंड वेव है उस साउंड की लाउडनेस को रिप्रेजेंट करती है। देन हमारी वेवलेंथ क्या है। वेवलेंथ हमारी दो कंसेक्यूटिव पीक्स, यानी ये जो दो कंसेक्यूटिव पीक्स हैं इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको बताती है, यानी जो दो ट्रूफ्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस को हम वेवलेंथ बोलते हैं। देन जो हमारी स्पीड है वो हमारी स्पीड होती है कि जो हमारी ये वेवलेंथ है ये कितनी स्पीड से किसी मीडियम के थ्रू ट्रैवल कर रही है। एंड जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो होती है कि हाउ मैनी सर्कल्स ऑफ ए वेव ऑकर्स इन ए गिवन यूनिट टाइम। यानी फ्रीक्वेंसी जो है वो एक वेव का वो साइकिल है कि गिवन टाइम में जितनी साइकिल होंगी उस वेव की वो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। हमारी जितनी हाई फ्रीक्वेंसी होगी उतनी हाई पिच होगी, एंड जितनी लो फ्रीक्वेंसी होगी उतनी लो पिच होगी। सो हमारी साउंड वेव की पिच को हमारी फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करती है। देन क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को किसने अच्छी तरह डिस्क्राइब किया है। ऑप्शन ए, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन विद द सेम स्पीड एंड इन द सेम डायरेक्शन अनलेस कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर लगे। देन ऑप्शन बी है कि फोर्स जो है वो द फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन, या फिर ऑप्शन सी इज़ फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल और उसका अपोजिट रिएक्शन, या द टोटल एनर्जी होगी एक आइसोलेटेड सिस्टम की वो ओवर द टाइम कांस्टेंट रहेगी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। एंड एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, वो रेस्ट पर ही रहेगी, और जब तक मोशन में है वो मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। वहीं हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ होता है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, जहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन जो होता है वो फोर्स के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एंड वहीं बात करें हम न्यूटन के थर्ड लॉ की, तो न्यूटन का थर्ड लॉ होता है हमारा एवरी एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन इज थर्ड लॉ। सो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जो कि हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच ए गैस टर्न इनटू लिक्विड। सो सीधा गैस से जो लिक्विड बनेगा उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन और मेल्टिंग। सो वेपोराइजेशन हमारा होता है लिक्विड से गैस, कंडेंसेशन हमारा होता है गैस से लिक्विड, सब्लिमेशन होता है हमारा सॉलिड से गैस, एंड मेल्टिंग होता है हमारा सॉलिड से लिक्विड। सो हमारा गैस जो लिक्विड में टर्न होगा वो हमारा हो जाएगा कंडेंसेशन। देन क्वेश्चन नंबर 5, which one does not belong to the electromagnetic spectrum। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से इनमें से कौन सा बिलोंग नहीं करता है। गामा रेज, एक्स रेज, साउंड रेज और रेडियो वेव्स। सो हमारे जो गामा रेज हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से ही हैं, एंड एक्स रेज भी, रेडियो वेव्स भी, बट जो साउंड वेव्स हैं वो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से बिलोंग नहीं करते। देन क्वेश्चन नंबर 6,
व्हाट इज़ द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन लॉ कौन सा हो जाएगा? F इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम जी, एफ इज इक्वल टू जी ब्रैकेट में m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, या फिर F इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। सो हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है कि एवरी पार्टिकल ऑफ ए मैटर इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर पार्टिकल्स विद ए फोर्स that is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers। so हर एक पार्टिकल मैटर जो भी है यूनिवर्स के अंदर, वो एक दूसरे पार्टिकल से अट्रैक्ट होता है एक फोर्स के द्वारा। वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके मास के प्रोडक्ट के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके सेंटर के डिस्टेंस के स्क्वायर के। सो हमारा वो होता है, यानी ये हमारा जी है जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 6.674 इंटू 10 की पावर -11 मीटर स्क्वायर बाई के जी इंटू सेकेंड स्क्वायर। सो जी इज़ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 is mass of the first particle and m2 is mass of the second particle, then r square is the distance between those two particles center। तो F is equal to g m1 into m2 by r square will be your law of gravitation and the answer for this question। Then question number 7, what cause objects to float in water? तो पानी के ऊपर जैसे नाव है हमारी, बोट होती हैं, शिप्स होती हैं, ये हमारी जिस फिनोमिना के थ्रू पानी के ऊपर रहती हैं, तैरती हैं, उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? ब्योवेंसी, ग्रेविटी, सरफेस टेंशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो द करेक्ट आंसर इज ब्योवेंसी। ब्योवेंसी की ही वो हमारा फिनोमिना है जिसकी वजह से हमारी जो वाटर के ऊपर कोई बोट है वो फ्लोट करती है। देन क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द टेम्परेचर एट विच ऑल मॉलिक्यूलर मोशंस सीज? तो हमारा वह कौन सा टेम्परेचर होगा जिस पे हमारे सारे मॉलिक्यूलर मोशन जो होते हैं वो सीज हो जाएंगे? एब्सोल्यूट जीरो, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और रूम टेम्परेचर। अब इसमें आपको कन्फ्यूज़न होगी बिटवीन एब्सोल्यूट जीरो एंड फ्रीजिंग पॉइंट, बिकॉज आप में से कुछ बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि किसी अगर मॉलिक्यूल को हमने फ्रीजिंग पॉइंट पे रख दिया तो भी उसका मोशन बंद हो जाएगा, एंड एब्सोल्यूट जीरो पे रख दिया तो भी उसका मोशन बंद हो जाएगा। बट द डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट का हमसे मतलब क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है कि जब आपका कोई भी जो भी आपने कंपाउंड रखा है फ्रीज होने के लिए, वो कंपाउंड, वो मॉलिक्यूल जो है हमारा फ्रीज होना स्टार्ट हो, यानी कंप्लीटली अभी फ्रीज नहीं हुआ है, बट जिस भी पॉइंट से वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा वही हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होगा। यानी अगर हम बात करें पानी की, तो अगर वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर फ्रीज़ होना स्टार्ट हुआ है तो वो यहाँ से स्टार्ट होकर पूरा फिर धीरे धीरे फ्रीज़ होगा, बट उसके अंदर अभी भी मोशन रहेगा। जब तक वो कम्प्लीटली फ्रीज़ नहीं हो जाएगा तब तक उसमें मोशन रहेगा, बट इनिशियल फेज़ में जहाँ पे भी उसमें फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाएगी वो हमारा उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। वहीं हम बात करें एब्सोल्यूट जीरो की, सो एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है? एब्सोल्यूट जीरो का मतलब है टेम्परेचर आपका जीरो हो जाना। अब 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, बिकॉज हमने पढ़ा है कि एसआई यूनिट जो होती है वो होती है केल्विन। सो हमारा केल्विन जीरो होगा, एंड जीरो केल्विन का मतलब है जो हमारा सेल्सियस में टेम्परेचर है वो हमारा चला जाएगा -273.15 डिग्री सेल्सियस विल बी आवर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो ये हमारा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ मिरर कैन प्रोड्यूस ए वर्चुअल एंड इनलार्ज इमेज? सो हमारा किस टाइप का मिरर वर्चुअल और इनलार्ज इमेज को प्रोड्यूस करता है? कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर और स्पेरिकल मिरर। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए कॉनकेव मिरर। देन क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट मैग्नेट्स? मैग्नेट्स के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होने वाली है? लाइक पोल्स अट्रैक्ट एंड अपोजिट पोल्स रिपल, लाइक पोल्स रिपल एंड अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट, बोथ लाइक एंड अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट, और बोथ लाइक एंड अपोजिट पोल्स
रिपेल। सो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बिकॉज हमारी जो मैग्नेट होती है उसमें जो हमारा नॉर्थ एंड साउथ होता है उसमें नॉर्थ के सामने जब नॉर्थ आता है तो वो रिपल करते हैं एक दूसरे को, एंड जब अपोजिट आते हैं यानी नॉर्थ एंड साउथ आते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सो लाइक पोल्स जो हैं वो रिपल करेंगे और अपोजिट पोल्स जो हैं वो अट्रैक्ट करेंगे। सो हमारे मैग्नेट के बारे में यही ट्रू है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इनमें से कौन सा हो जाएगा। सो ऑप्शन ए है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी क्रिएटेड बट नॉट डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट क्रिएटेड, एनर्जी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। सो जो करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है वो हमारा होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है कि ना तो हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड। देन क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वर्क डन बाय ए फोर्स। अब एक फोर्स के द्वारा वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा। अब वर्क डन का सिंपल फॉर्मूला होता है कि आपका वर्क जब तक काउंट नहीं होगा जब तक आपने किसी चीज़ पे फोर्स लगाया एंड वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ। सो वर्क के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा, आप वर्क कर रहे हैं उसमें तो आपने फोर्स लगाया एंड फोर्स की वजह से वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आया, तो W इज इक्वल टू F इंटू डी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच ए सॉलिड टर्न डायरेक्टली इनटू लिक्विड। अब सॉलिड से लिक्विड बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन और मेल्टिंग। सो द करेक्ट आंसर विल बी मेल्टिंग। हम डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड बनने को मेल्टिंग बोलते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द प्रोसेस दैट अपोजेज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रू ए फ्लूइड। अब एक फ्लूइड के थ्रू जो हमारा ऑब्जेक्ट है कोई वो मोशन ना करे उसके लिए जो फोर्स लग रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशन फोर्स और नॉर्मल फोर्स। सो व्हाट इज़ द फोर्स दैट अपोजेज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रू ए फ्लूइड। एक फ्लूइड में यानी कि हम मान लो हमने पानी की बाल्टी ली, उसमें हमने कोई कॉइन डाला, तो कॉइन की स्पीड कम करने के लिए या फिर हमने कोई पत्थर डाला है तो उसकी जो स्पीड कम होगी वो होगी ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उसे नीचे पुल करेगी, एंड टेंशन फोर्स जो होती है वो हमारी किसी चीज़ को पुल करते हैं हम जब रोप के सहारे या किसी और इंस्ट्रूमेंट के सहारे जब हम उसे पुल कर रहे हैं, है ना, तो वो हमारी टेंशन फोर्स वहाँ पे आती है जब किसी रोप की यूज़ होती है, रोप पे टेंशन आता है, वो टेंशन फोर्स होता है। बट फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, हमारी पानी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच से जब हमारा स्टोन जो है वो जाएगा तो वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो उसे अपोज करेगा, उसकी वजह से उसकी स्पीड भी थोड़ी कम हो जाएगी। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है ऑप्शन बी, फ्रिक्शनल फोर्स। देन क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज़ यूज टू करेक्ट फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस के लिए हमारा कौन सा लेंस यूज़ होने वाला है। अब फार साइटेडनेस हमारी कौन सी डिसीज़ कंडीशन है। फार साइटेडनेस आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, फार साइटेडनेस है हमारी हाइपरमेट्रोपिया, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। देन क्वेश्चन नंबर 16 विल बी, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमारा कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, ए इज इक्वल टू वी बाई टी, ए इज इक्वल टू डी बाई टी, ए इज इक्वल टू एफ बाई एम, या ए इज इक्वल टू वी बाई एम। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ए इज इक्वल टू वी बाई टी। देन क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होने वाली है, हर्ट्ज, मीटर, सेकंड और न्यूटन। सो द करेक्ट आंसर इज SI यूनिट फॉर फ्रीक्वेंसी विल बी हर्ट्ज। देन क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होने वाला है, मोमेंटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मोमेंटम इज ऑलवेज इंक्रीजिंग,
momentum can be destroyed but not created, or the total momentum of an isolated system remains constant over time. सो तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट ओवर टाइम। सो टाइम ओवर टाइम के साथ में हमारा जो टोटल मोमेंटम है वो आइसोलेटेड सिस्टम में कांस्टेंट रहता है। देन क्वेश्चन नंबर 19, what is the phenomenon where a wave change direction as it pass from one medium to another? So एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के लिए जब हमारा जो वेव है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए पास होने पे, तो उस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। सो जब हमारा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर हमारी रे जो है वो डायरेक्शन चेंज कर दे, उसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। देन क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ पावर? पावर की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? सो पावर जूल, वॉट, न्यूटन और वोल्ट। सो पावर की एसआई यूनिट हमारी होती है वॉट। देन क्वेश्चन नंबर 21, what type of energy is associated with the motion of atoms and molecules? अब एटम एंड मॉलिक्यूल के साथ में एसोसिएटेड एनर्जी जो है वो कौन सी होती है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के मोशन के साथ में जो एसोसिएटेड एनर्जी है वो किस टाइप की एनर्जी होती है? सो मोशन से रिलेटेड हमारी एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, एंड ऑप्शन इज काइनेटिक एनर्जी विल बी आवर करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर? अब नेचर का फंडामेंटल फोर्स कौन सा है? अब आप खुद सोचिए, नेचर में जितने भी फोर्स प्रेजेंट हैं उनमें से एक फंडामेंटल नेचर फोर्स कौन सा है? सो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमारा एक फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर है। देन क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर? अब इलेक्ट्रिक पावर को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जाता है? P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू वी अपॉन आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर और P इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर। सो द करेक्ट आंसर इज पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। देन क्वेश्चन नंबर 24, what टाइप ऑफ सर्किट हैज़ ओनली वन पाथ फॉर करंट टू फ्लो? यानी ये आपका सर्किट है एंड इसमें एक ही पाथ है हमारा करंट को फ्लो होने के लिए, दो पाथ नहीं है। उसमें हमारा ये जो पाथ है, ये जो करंट का सर्किट है, ये कौन सा हो जाएगा? पैरेलल, सीरीज, क्लोज या ओपन? सो द करेक्ट आंसर इज सीरीज सर्किट। यानी आपने पढ़ा भी है सीरीज सर्किट में क्या होता है, एक सीरीज में ही सारे जो हमारे कंडक्टर और एनीथिंग विच इज़ कनेक्टेड टू द सिस्टम इज होते हैं, वो हमारा सीरीज कनेक्शन होता है, सीरीज सर्किट होता है। देन क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियर डिके वेयर एन एटम इज इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस? अब एक न्यूक्लियर से जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं उसमें जो न्यूक्लियर डिके है वो किस टाइप का होगा? अल्फ़ा डिके, बीटा डिके, गामा डिके या पोस्ट्रॉन इमिशन? सो द करेक्ट आंसर विल बी बीटा डिके। देन क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का कौन सा लॉ होगा? Every object in the universe is attracted to each other with a force proportional to the product of their masses, inversely proportional to the square of the distance between their center. सो यही हमने आपको ऊपर बताया था, जहाँ पे हमें ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला दे रखा था कि हमारा जो भी एक ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में प्रेजेंट है वो अट्रैक्ट होती हैं एक दूसरे से, जहाँ पे जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके मासेस के प्रोडक्ट के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके सेंटर्स के डिस्टेंस के स्क्वायर के। सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? सो पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो हमारी एनर्जी एसोसिएटेड है वो किससे है? एनर्जी जो हमारी एसोसिएटेड है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजिशन से, वो हमारी कौन सी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। सो द आंसर विल बी पोटेंशियल एनर्जी। यानी एक ऑब्जेक्ट जो है उसकी एक पोजीशन से एसोसिएटेड एनर्जी होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। देन क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होती है? तो फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट होती है हर्ट्ज। देन क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द पीरियड ऑफ अ वेव? अब वेव के पीरियड को निकालने के लिए हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है? टी इज इक्वल टू 1/f, टी इज इक्वल टू 1/λ,
T is equal to 1 by V or T is equal to lambda into V. So the correct answer is T is equal to 1 by frequency. Then question number 30, which of the following statement is true about the photoelectric effect? अब photoelectric effect से related इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होने वाला है? ऑप्शन ए इज electrons are emitted from a metal surface when is exposed to light of sufficient frequency. Option B, electrons are emitting from a metal surface when it is heated. Electrons are emitted from metal surface when it is subjected to pressure. या फिर इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम ए मेटल सरफेस व्हेन इट इज़ कूल. सो चार ऑप्शन है. जब उसमें एक लाइट की सुफिशिएंट फ्रिक्वेंसी से एक्सपोज होगा तब इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे. जब हीट करा जाएगा मेटल सरफेस तब होंगे. जब प्रेशर डाला जाएगा तब होंगे. या जब कूल करा जाएगा तब होंगे. सो द करेक्ट आंसर विल बी हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. क्या है? फोटो यानी लाइट. तो हमारे जब सरफेस के ऊपर एक एक्सपोज होगी लाइट सुफिशिएंट फ्रिक्वेंसी के साथ में तब हमारे इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे एंड यही हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा. देन क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय. मोमेंटम इज ऑलवेज इंक्रीजिंग. मोमेंटम कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट क्रिएटेड. द मोमेंट टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट ओवर टाइम. सो ओवर टाइम के साथ में जो हमारा मोमेंटम है वो कॉन्स्टेंट रहने वाला है. सो दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर. Then question number 32, which phenomena describe the change in frequency or wavelength of a wave in relation to an observer moving relative to sound source, wave source? Refraction, Doppler's effect, diffraction or interference. So the correct answer will be Doppler effect. Then question number 33, what is the SI unit of power? Power की SI unit क्या होने वाली है? Joule, watt, Newton और volt. So the correct answer will be watt. Then question number 34, what is the acceleration due to gravity on earth surface approximately? So approximately हमारी acceleration due to gravity की वैल्यू क्या होगी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 6.0 पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 12.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. So the correct answer will be 9.8 meter per second square. Then question number 35, which law of thermodynamics states that energy cannot be created or destroyed, only transformed to or transfer? तो कौन सा लॉ है हमारा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारा कौन सा थर्मोडाइनमिक का लॉ है? जीरोथ लॉ है, फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है और थर्ड लॉ है. सो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो हमारा थर्मोडाइनमिक्स का फर्स्ट लॉ है. देन क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल पावर? इलेक्ट्रिकल पावर को कैलकुलेट करने के लिए हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? P इज इक्वल टू वी आई, पी इज इक्वल टू वी बाई आई, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर. सो द करेक्ट आंसर विल बी P इज इक्वल टू वी आई. देन क्वेश्चन नंबर 37, विच टाइप ऑफ सर्किट हैज़ ओनली वन पाथ फ्रॉम करंट टू फ्लो? पैरेलल सीरीज. इसमें हम चेंज कर देते हैं इट हैव, अगर हम कर दे क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है सो रिपीट नहीं करते. यहाँ पे हम कर देते हैं व्हाट टाइप ऑफ सर्किट हैज़ टू पाथ फॉर करंट टू फ्लो, है ना. जब इसके पास में दो पाथ हो जाएंगे तो वो एक ही सर्किट में जब दो पाथ हो जाएंगे तब वो कौन सा सर्किट हो जाएगा? तो वो हो जाएगा हमारा पैरेलल सर्किट. देन क्वेश्चन नंबर, इसको काट देते हैं बिकॉज वो पैरेलल हो जाएगा. देन क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ न्यूक्लियर डिके? कौन सा हमारा न्यूक्लियर डिके होने वाला है जब हमारा इलेक्ट्रॉन इमिट होता है फ्रॉम न्यूक्लियस से? वो होता है हमारा बीटा डिके. देन क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल लॉ क्या है? सो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज अट्रैक्ट टू ईच अदर object with the force proportional to product of their mass is inversely proportional to the square of distance between their centers will be your correct answer. Then question number 40, which of the following is a type of energy associated with position of an object? तो इसी के साथ में अगर आपको कोई डाउट हो वीडियो में तो कमेंट ज़रूर करें. एंड हाँ, लास्ट के मैंने देखे 2-3 क्वेश्चंस जो है वो रिपीट हुए हैं, सो आई विल चेंज दैम इन द नेक्स्ट वीडियो. हम और ज़्यादा क्वेश्चंस ऐड कर देंगे. तो मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में. अगर आपका कोई भी डाउट है इन क्वेश्चन से अलग कि हाँ ये रिपीट हुए हैं, मुझे पता है,
आई एम सॉरी, हाँ ये रिपीट हो गए हैं 2-3 क्वेश्चन, बट कोई बात नहीं, वी विल कवर देम इन नेक्स्ट वीडियो। सो अगर आपका इनके अलग कोई डाउट है इस वीडियो में या किसी और वीडियो में, या फिर रिलेटेड टू एनी थिंग, अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं इन दिस कमेंट सेक्शन। और टेलीग्राम पे भी आपका एक डाउट ग्रुप है जहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हैं विद मी एंड अदर स्टूडेंट्स इफ़ यू वांट। एंड ऑल्सो वी हैव इंस्टाग्राम, तो अगर आप चाहें तो वहाँ पर भी आप डीएम कर सकते हैं। देन मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। मे बी द नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑफ इंग्लिश, जहाँ पे आपके क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा होंगे। मैंने 40 क्वेश्चंस की सीरीज़ ली है अब तक, बट आई विल ट्राई दैट नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑफ अप्रोक्स 80 क्वेश्चंस, है ना, 80 to 100 क्वेश्चंस विल बी ट्राई। तो मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड तैयारी करते रहें अच्छे से।